जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक के भारत के भौगोलिक संरचना में हम लोगों ने उत्तर के विशाल पर्वत श्रृंखला जानी, यानी हिमालय रेंजेस के बारे में, उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्र के बारे में जाना और पश्चिम में स्थित हमारे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि थार मरुस्थल के बारे में जानकारी हासिल की। अब आते हैं चौथे चीज़ पर, वो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार यानी कि वो हिस्सा जो भारत के लगभग 33% क्षेत्र को कवर करता है। जी हाँ, 33% ऑफ द इंटायर लैंड ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड बाय प्लेट्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार, अब ये पठार होता क्या है, पहले हम इसे समझते हैं कि पठार का अर्थ क्या होगा। पटा हुआ हो, मगर पटा हुआ चीज़ क्या होता है, जो दबा हुआ हो। समतल सपाट भूमि मगर ज़मीन से उठी हुई, जैसे कि ये अगर आपका मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ से उठी हुई भूमि यानी थोड़ी सी ऊंची उठी हुई भूमि और सपाट हो, तो ये जो सपाट उठी हुई भूमि है, जो ऊंची है थोड़ी सी, उसे हम पठार कहते हैं। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पर्वत यानी कि जिसका एल्टीट्यूड, ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा होता है, ठीक, ये पर्वत हो गया। इस चीज़ को ध्यान से समझें। माउंटेन्स। अब आते हैं हिल्स यानी कि पहाड़ी जो होते हैं, दोनों में अंतर अभी आप समझेंगे। पहाड़ी इस तरीके से होते हैं जिनकी ऊंचाई 1000 से कम होता है, 1000 मीटर से कम होते हैं। अब यहाँ कुछ आपको चीज़ें अंतर नज़र आएंगी। जो आप देख सकते हैं, जो पर्वत होते हैं उनकी चोटियाँ, जो शिखर होती हैं, वो ट्रायंगुलर होती हैं, त्रिभुजाकार में होती हैं, यानी कि थोड़ी शीर्ष जो होते हैं उनके वो चौकीले होते हैं, और यहाँ पर बर्फ़ पाए जाते हैं, पर्वतों पर बर्फ़ पाए जाते हैं। और इनका जो आधार होता है, इनका जो बेस होता है, वो बहुत कम होता है। पर्वतों का बेस जो है बहुत कम होता है। वहीं जो पहाड़ी होते हैं उनका जो आधार होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, बहुत फैला हुआ होता है, और यहाँ पे आइस नहीं है, यहाँ पे बर्फ़ नहीं होते। तो एक चीज़ ये हो गया पहाड़। अब पठार का कोई निश्चित वो नहीं है कि इतने ऊंचाई तक के चीज़ ही पठार कहे जाते हैं। पठार का कोई निश्चित ऊंचाई नहीं है। ये मेन है कि अगर ज़मीन से उठी हुई चीज़ है और वो ऊपर जाके एक समतल भाग लेता है तो उसे हम कहते हैं पठार। तो ये जो आपका है, ये जो पठार के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है कि ज़मीन से ऊंची उठा हुआ भाग और ऊपर जाके सपाट हो जाना, यानी कि एक टेबल नुमा आकार होना, ठीक है, एक टेबल नुमा आकार होना, और ज़मीन से ऊंची उठी हुई सपाट भूमि को हम कहते हैं पठार। इसकी कोई एक निश्चित ऊंचाई नहीं होती है। अगर ऊंचाई होती तो फिर शायद जो दुनिया का छत कहा जाता है, तिब्बत, पमीर के पठार, तो शायद वो उतनी ऊंचाई पे पठार नहीं, उसको भी हम पहाड़ कहते हैं। मगर इनका जो डेफिनेशन है, जो समझने की चीज़ है, वो यही है कि पर्वत जिनका बेस कम हो, ऊंचाई ज़्यादा हो, आइस हो, 1000 मीटर के ऊपर हो। वहीं पहाड़ी जिनका बेस ब्रॉड हो, चौड़े हो, बर्फ़ ना हो। पठार ज़मीन से उठी हुई भाग जो टेबल नुमा या मेज़ नुमा नज़र आए। तो हम लोगों ने पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने थार मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया, ठीक। हमने जो है मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि प्रायद्वीप का अर्थ होता है वह भूमि, वह स्थान, वह जगह जिसके 3 तरफ से पानी हो, ठीक है, 3 तरफ से पानी हो। अभी आप देख सकते हैं ये जो भारत का ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। अब समझते हैं
कि इस प्रायद्वीपीय पठार का जो ये चैप्टर है सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे बोरिंग लगता था। उसका कारण मुझे ये था, इतने ज़्यादा नाम याद करने पड़ते थे कि वो कंफ्यूज हो जाते थे कि आखिर कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये शुरुआत आखिर हो कहाँ से रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने ये अरावली की पहाड़ें देखी, जो पहाड़ी है आपकी सबसे प्राचीनतम, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी है ये आ गया आपका विंध्य और सतपुड़ा। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा, इनके बीच से गुजरती है दो नदियाँ। ये दो नदियाँ जो हैं पश्चिम में जाकर मिलती हैं अरब सागर से। ये दो नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के मध्य से होकर गुजरती हैं, और एकमात्र नदियां हैं, ये दो ही नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाके मिलती हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। अब कारण क्या होगा इसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस पूरे पठारी क्षेत्र को कई हिस्सों में बांट देते हैं, थोड़ा बांट देने पर आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं आप, सेंट्रल, ये सेंट्रल हिस्सा, ठीक है, मध्य भारत का, यानी कि मध्य भारत से मध्य प्रदेश भी आप समझ सकते हैं, यानी अधिकतर क्षेत्र इस पठार का मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द या उसमें पाया जाएगा। आइए इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। अभी हम मध्य की बात कर रहे हैं, यानी मध्य भारत में कौन कौन से पठार, यानी कि कहाँ कहाँ तक वो फैले हुए हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मध्य भारत जो पठार है आपके, उसमें मालवा का पठार आता है मध्य भारत। अब हम ऐसे समझते हैं इसे, मालवा का पठार ये आपका मध्य है। मालवा में इसके उत्तर में, मालवा के ऊपर ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर का पठार जो है, ग्वालियर क्षेत्र जो है ये हमारा आता है, ग्वालियर। मालवा का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कैसा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मालवा पठार उत्तर में ग्वालियर, ठीक है, ये आपके उत्तर में हो गया। पूर्व में आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड, शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ, समझना ज़रूरी है कि आपका हो गया बुंदेलखंड और बघेलखंड। आपके पश्चिम में यानी कि वेस्ट में हो गया आपका मेवाड़, ठीक है, आपके पश्चिम में हो गया मेवाड़, और आपके दक्षिण में विंध्य रेंज, ठीक है, यानी कि विंध्या पहाड़ी, जो विंध्या पहाड़ियाँ हैं। तो मध्य भारत में ये जो आपका हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू मतलब मालवा ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। जैसे पूर्व में ये आपका उत्तर प्रदेश का एरिया भी कवर करता है। मध्य भारत का जो बात हम कर रहे हैं प्लेट्यू को लेके, उस सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू को हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं। और मालवा प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है, जो फैलाव है, वो कहाँ कहाँ है? उत्तर में ग्वालियर तक, पूरब में बुंदेलखंड और बघेलखंड तक, दक्षिण में विंध्या रेंज, यानी कि ये जो आपका विंध्या रेंज मैंने आपको दिखाया है, विंध्य रेंज तक, और पश्चिम में मेवाड़ यानी कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो ये तो हो गया आपके सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू रीजन। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसे हम कहते हैं प्लेट्यू, कौन सा? मालवा प्लेट्यू। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये आपका हिस्सा आ जाता है, ये आपका हिस्सा आता है अब ये छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का हिस्सा समझते हैं। छोटा नागपुर ये जो हिस्सा है ये झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के राज्य में स्थित है। ये यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है, ये नाम इनका क्या दिया गया है? छोटा नागपुर। किस तरफ? आपके भारत के ईस्ट की तरफ। अब इसे जरा देखते हैं कि कैसे हम समझेंगे इसे। मालवा आपके मध्य भारत का हो गया। मध्य भारत के ईस्ट में आपका आता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इसमें झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ का एरिया कवर करता है। अब इस छोटा नागपुर में आप देखेंगे रांची, हजारीबाग और राजमहल।
छोटा नागपुर, इसे हम लोग ऐसे समझ लें, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि छोटा नागपुर में कौन कौन सी चीज़ आ रहे हैं। छोटा नागपुर, इसका एक्सटेंशन कौन कौन सा है? एक है आपका रांची, ठीक है, दूसरा है आपका हज़ारीबाग, ठीक है, और दूसरा है राजमहल हिल्स, यानी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, हिल्स। ये आपके किसका हो गया? ये छोटा नागपुर का इलाका, जो कि झारखंड, बिहार और कुछ छत्तीसगढ़ के एरियाज़ में फैले हुए हैं। अब ये जो सब चीज़ें हैं, ये भारत की सबसे पुरानी पहले की बनी हुई ज़मीन है। इसका कोई कह सकते हैं जैसे आपका हिमालय का जन्म हुआ, उस तरीके से इसका आप जन्म नहीं कह सकते। ये भारत के साथ लगातार अनादिकाल से चला आ रहा है, जब से ये भारत भूमि बनी है तब से। अब इसके आगे देखते हैं, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, यहाँ पे पहाड़ी, यहाँ पे जो है पहाड़ या आप कह सकते हो पठार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आपका दामोदर नदी यहाँ आ जाता है, दामोदर नदी यानी गंगा के साथ में जो सहायक नदियाँ हैं, तमाम चीज़ें, ये यहाँ पर इस पठार को काट देती हैं, बहा देती हैं, ठीक है, जिसके कारण ये पठार और आगे नहीं बढ़ पाता, ये पठार और आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ तक का चीज़ क्लियर है, ठीक। अब आते हैं सतपुड़ा के नीचे का हिस्सा, ये जो आपका सतपुड़ा है, सतपुड़ा रेंज यानी नर्मदा के दक्षिण का हिस्सा हम समझेंगे कि दक्षिण के हिस्से में अब हम क्या पढ़ेंगे। दक्षिण के हिस्से को हम कहते हैं दक्कन प्लेट्यू, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू कहते हैं या दक्कन पठार, इसे हम समझते हैं अब, क्योंकि सबसे ज़्यादा जगह यही लेता है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। डेक्कन का पठार, ये आपका, ये जो आपका पठार है, ये हिस्सा ट्रायंगुलर शेप में है, ये आपका डेक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक। अब इसके बारे में ज़रा हम समझ लें। ये उत्तर में सतपुड़ा के नीचे है, यानी कि इसके उत्तर में सतपुड़ा है, आपके वेस्ट में यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, यानी कि पश्चिमी जो घाटी यहाँ आपके हैं वो पश्चिम घाट आपके इस तरफ है, पूरब घाट आपके यहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया आपके वेस्टर्न घाट, ये हो गया आपके ईस्टर्न घाट, और इन दोनों के बीच में आपका दक्कन पठार स्थित है, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू आपका मध्य कहाँ है? सतपुड़ा के दक्षिण में, ठीक। अब आगे समझते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। ये जो पठार है आपका, इसकी खास बात देखिए, ध्यान से समझें। अधिकतर नदियों का जो स्रोत है, वो आपके वेस्टर्न घाट से हैं, यानी कि इस तरफ से, मगर सब नदियां जो हैं अरब सागर में न जाकर वो उल्टा बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। क्यों जाती हैं? क्या कारण हो सकता है? कॉमन सा चीज़ है, नदी पानी किस तरफ बहती है? जिस तरफ ढाल होता है, जिस तरफ झुकाव होगा, पानी उसी तरफ बहती है। मात्र ये दो नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती, जो है बहकर कहाँ मिलती हैं? अरब सागर में। बाकी पूरे समय ये जो आपका पश्चिम का घाट है, ये ऊंचा है और इसका जो झुकाव है वो पूरब की दिशा में है, यानी इट इज़ टिल्ट टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड, थोड़ा सा ये ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण जो भी नदियां हैं, तुंगभद्रा हैं, महानदी हैं, ये सारी नदियां जाके कहाँ मिल जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो इसके कारण ये जो एरिया है थोड़ा सा झुकाव है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स की अपेक्षा थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को लेकर चीज़ें। थोड़ा ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है और इसी कारण से सभी नदियाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं इसके अब हम लोग कि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है। अगर हम दक्कन पठार के दक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी क्यों है? क्योंकि ये जो हिस्सा है कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट से जले हुए जो अवशेष हैं उनसे, और यहाँ की मिट्टी ब्लैक सॉइल कही जाती है,
अग्नेय चट्टानों से। अग्नेय चट्टान का मतलब ही हो गया कि वो चट्टान जो ज्वालामुखी के फटने से बने हों, ठीक है, यानी कि लावा के ठंडे हो जाने के बाद जो मिट्टी है या जो चट्टानें हैं घिस के जो मिट्टी का रूप लेती हैं, वो उन्हें हम जो है ब्लैक सॉइल कहते हैं। और यहाँ पर काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। तो ये जो काली मिट्टी है, इसमें कौन सी फसल सबसे बढ़िया होती है? कपास की जो है, यानी कि कॉटन, बहुत अच्छी पैदावार यहाँ पर होती है। अब एक चीज़ और हम समझेंगे इसमें कि भारत में वैसे सच बताएं ना, मेन लैंड में कोई भी, भारत का जो मेन लैंड है उसमें कोई भी जो है ज्वालामुखी अब एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। ऐसा नहीं है कि अचानक में 2-3 साल बाद यहाँ पर कोई ज्वालामुखी फट जाएगा। यहाँ सभी ज्वालामुखी अब कोई भी एक्टिव नहीं है, सब सुषुप्त अवस्था में सो चुके हैं या एकदम विलुप्त हो चुके हैं। ऐसा अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है, बट कोई भी एक्टिव मोड में नहीं है। मगर ये जो यहाँ की जो भूमि है वो काली मिट्टी से भरपूर है, प्रचुर मात्रा में यहाँ आयरन पाए जाते हैं उस मिट्टी में, और जो कि अग्नेय चट्टान कहे जाते हैं, इग्निशियस रॉक कहे जाते हैं। और इग्निशियस रॉक कैसे बनते हैं? लावा के ठंडे हो जाने के बाद, यानी कि मैग्मा जो बाहर निकलता है लावा के रूप में, उसे ठंडे हो जाने के बाद जब वो मिट्टी का रूप लेती है कई करोड़ों साल बाद, तो वो जो मिट्टी होती है वो रिच होती है, और इसीलिए वो मिट्टी काली भी दिखती है क्योंकि वो एकदम जल कर बनी हुई है। तो ये चीज़ हो गया। आगे देखते हैं कि ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, इसका एक्सटेंशन आगे नहीं हो पाया। जैसा हमने आपको बताया कि इसको आगे नहीं बढ़ पाया, कारण क्या था? यहाँ का जो हिस्सा था वो नदी के कारण कट गया, बह गया, बहा दिया गया। और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? नदियाँ अपने रास्ते खुद बनाते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। तो ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, लगातार जो है क्षरण होता है, और क्षरण होने के कारण धीरे धीरे ये हिस्सा जो है प्लेट्यू के रूप में नहीं रह गया और एक मैदानी क्षेत्र या डेल्टा का रूप ले लिया। मगर इसका एक्सटेंशन आपको मेघालय के क्षेत्र में मिलेगा। मेघालय का ये क्षेत्र जो है, मेघालय असम का ये क्षेत्र जो है, यहाँ भी प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू की तरह ही पाए गए हैं। अब वहाँ क्या है? वहाँ पर है गारो, खासी और जंथाई जो है, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर आप पठार को देख सकते हैं। पठारी क्षेत्र है वो, और सेम सिमिलैरिटीज़ वही है जो डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू हुआ तो आप ये समझें कि सतपुड़ा से दक्षिण में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया। सतपुड़ा यानी कि विंध्य क्षेत्र के ऊपर और ग्वालियर से नीचे का क्षेत्र जो आपका हिस्सा है, जैसा आपको बताया गया, उसे हम कहते हैं मालवा का पठार, यानी कि मध्य भारत का। छोटा नागपुर यानी कि झारखंड और बिहार और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को कवर करता है। और वहीं आपका मेघालय का जो आपका प्लेट्यू पठार है वो गारो, खासी और जंथाई हिल्स को लेकर, यानी कि पहाड़ियों को लेकर बना है। तो ये तो था आपका पठार को लेकर आज का क्लास। मेन चीज़ याद रखना है आपको कि भारत का कितने प्रतिशत भाग पठारीय है? वो है आपका 33% भाग पठारीय है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत पहाड़ी जो श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली है। और 2 नदियाँ जो आपकी अरब सागर में जाके मिलती हैं, कौन कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की अपेक्षा ज़्यादा बड़े हैं, ईस्टर्न घाट थोड़े छोटे हैं। 900 मीटर जहाँ वेस्टर्न घाट है, वहीं ईस्टर्न घाट जो है लगभग 600 मीटर का रेंज कवर करते हैं। वेस्टर्न घाट का झुकाव किस तरफ है? ईस्टर्न साइड में, यानी कि पूर्वी दिशा में थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ से निकलने वाले तमाम नदियाँ बहकर उसी फ्लो में ईस्टर्न डायरेक्शन में पूर्व की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती हैं, मिल जाती हैं। तो ये तो था आपका भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जिन्हें हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। होप यू ऑल एंजॉयड इट। आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।